हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में सल्फर डाइऑक्सीजन कवर किया था। उसके पहले के लेक्चर में फिर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सल्फर का SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड आपका उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और सारे ऑक्सी एसिड आप सल्फर अपन ने कवर कर लिए थे। कहाँ पे एसिस बॉन्ड होगा, उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, उनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो देखिए H2SO4 ही क्यों, सारे ऑक्सी एसिड में और भी ऑक्सी एसिड है लेकिन हमें H2SO4 ही क्यों पढ़ना है? तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली और या फिर हम बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी में भी सबसे ज्यादा यूज में आने वाला यही एकमात्र हमारा कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। दैट्स वाई हम इसे H2SO4 को डिटेल में पढ़ते हैं और इसका बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से ही हम इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल। तो इसलिए हमें इसे डिटेल में पढ़ना होगा। तो देख लेते हैं भैया। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला, लेबोरेटरी में भी कंसंट्रेटेड H2SO4 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो कहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया जाता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर हम इसे डाइल्यूट H2SO4 मतलब आपका हाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है एल्किन पर अगर वाटर का एडिशन करवाना है। तो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी होता है। दैट्स वाई हमें डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड वही मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ऑयल ऑफ विट्रोल। मेक इट ए पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। H2SO4 इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। देर आर टू इंपोर्टेंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की दो मेथड है जो कि एक तो आपके आउट ऑफ फैशन हो चुकी है और दूसरी हमारी अभी चल रही है। पहली जो आउट ऑफ फैशन हो गई है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। लेट चेम्बर प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है? लेट चेम्बर प्रोसेस और कॉन्टेक्ट प्रोसेस दो प्रोसेस है। तो हम पहले लेट चेम्बर प्रोसेस को देखते हैं। लेट चेम्बर प्रोसेस में क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड अर्लियर बाय लेट चेम्बर प्रोसेस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीजन। क्या करोगे आप? सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करोगे किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड एज कैटलिस्ट दिस मेथड इज नॉट इन यूज नाउ। लेकिन फिर भी फॉर द इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि लेट चेम्बर प्रोसेस का भी यूज किया जाता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते थे H2 के साथ में। तो हमारे पास में यहाँ पे NO हम यहाँ पे लेते थे एज ए कैटलिस्ट। आगे तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी क्या होगी? HNO3 प्लस आपका SO2 आया, आगे रिएक्शन हुई हमारी H2O प्लस साथ में क्या बना देगा आपका NO प्लस NO2 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे? SO3। अब SO3 जो बना हमारा यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि SO3 क्या हो जाएगा? SO3 आगे अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो वो H2SO4 बना देता है। आई बात समझ में? तो ये मेरी एक छोटी सी प्रोसेस थी, लेट चेम्बर प्रोसेस। देखा आपने SO3 के साथ में वाटर की रिएक्शन करवा ले तो H2SO4 रिएक्शन बने। लेकिन ये बंद इसलिए हो गई कि यहाँ पे मेरे पास में बहुत अच्छी इल्ड नहीं मिलती थी। मतलब आपका ये बोल सकते हो कि अगर परसेंटेज इल्ड इतनी अच्छी नहीं होगी तो फिर उस प्रोसेस में एक तो इतने सारे रिएक्टेंट और इतने सारे केमिकल आपने यूज करे तो खर्चा भी ज्यादा हो गया लेकिन इतना परसेंटेज आपका नहीं मिला। दैट्स वाई ये प्रोसेस अब यूज नहीं की जाती है। अभी जो प्रेजेंट में यूज की जाती है वो प्रोसेस है हमारी कॉन्टेक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टेक्ट प्रोसेस पे क्वेश्चन भी आते हैं और उसको 3 स्टेप्स में यहाँ पे कवर की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्फर को हम कभी भी मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में या अकेले फॉर्म में नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे कॉपर पायरेटिस या आयरन पायरेटिस के फॉर्म में, मतलब सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में यूज करते हैं। राइट? तो जब भी कॉन्टेक्ट प्रोसेस की बात की जाएगी और हम यहाँ पे H2SO4 बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिएगा? प्रिपरेशन ऑफ SO2। फर्स्ट ही प्रोसेस में हमें स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाना पड़ेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड आप कैसे बनाओगे? यहाँ पे लिखा गया है बर्निंग ऑफ सल्फर
या सल्फाइड ओर्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको सल्फाइड ओर्स लाइक आयरन पायराइटिस या कॉपर पायराइटिस इसके फॉर्म में रहता है, तो हम जनरली FeS2 का यहाँ पे यूज करते हैं। और जब मैं FeS2 को यहाँ पे देखूंगी तो आप यहाँ पे सोचोगे कि भैया यहाँ पे लिखा है बर्निंग ऑफ सल्फर, तो आप बर्निंग कर रहे हो, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एयर तो आपको लेना पड़ेगा, तो बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड ओर्स इन एयर टू गेट SO2, या मैं डायरेक्ट ये बोल दूं कि सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दूं तो SO2 बन जाएगा, लेकिन जनरली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसके सल्फाइड ओर्स लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फर लिया, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी और मैंने क्या बनाया, SO2, कन्वेंशन ऑफ सल्फर करवाया। आप यहाँ पे FeS2 भी लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। सेकेंड मेरे पास में है, जब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो सल्फर डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइटाइज। जो आपने यहाँ पे सल्फर जो यूज किया है, जिसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ में करवाई है, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को मतलब आपने कहाँ से ऑब्टेन किया है, आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने FeS2 लिया तो रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइटिस, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, भूनना, है ना। तो मेटलर्जी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस से हम यहाँ पे मेटल्स को या फिर एस्टिमेट करते हैं, तो कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, तो अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका रोस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन पायराइटिस को रोस्ट किया गया, ठीक है ना। आई बात समझ में, मतलब इट्स काइंड ऑफ कन्वेंशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आयरन ऑक्साइड मिल गया, आयरन ऑक्साइड के साथ में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। तो मेनली हमें यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें यही करना है कि आयरन पायराइटिस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवानी है, मतलब रोस्टिंग ऑफ आयरन करवाना है, रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइटिस करवाना है, तो मुझे यहाँ से आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 मिल जाता है। सेकेंड हमारे पास में ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। अब मुझे यहाँ पे SO2 का ऑक्सीडेशन किस में कर देना है, SO3 में कर देना। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कैटेलिटिकली विथ एटमॉस्फेरिक एयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो है आपका वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5 यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करेंगे बच्चों। SO2 की रिएक्शन यहाँ पे मैंने O2 के साथ में करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, हीट लिया तो SO3 बना। यहाँ पे डेल्टा एच आपका -196.6 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच नेगेटिव में आ रहा है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो SO3 बनाने के लिए जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट या कैटेलाइज्ड आर ऑफन पॉइजनिंग इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, हेंस गैसेस यूज्ड मस्ट बी प्योर, ठीक है। आगे देखते हैं, द SO2 टू SO3 इज रिवर्सिबल। अभी जैसे देखा कि अपने एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई to decrease in a volume in forward direction. The SO2 to SO3 is reversible. So exothermic leads to a decrease in volume in forward direction. Hence, low temperature and high pressure are favorable. अगर आपसे कोई पूछे कि कंडीशन क्या है कॉन्टेक्ट प्रोसेस की, तो वो होगी लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटेलिस्ट। आपका कैटेलिस्ट क्या लिया आपने, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड लिया। इन प्रैक्टिस द प्लांट इज ऑपरेटेड एट 2 bar pressure and 720 Kelvin. डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन H2SO4। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपका SO3 बन गया, देखो पहला स्टेप में क्या करा आपने, SO2 बना लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करा, SO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब SO2 से हमने SO3 बना लिया। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो SO3 बना है उसे हम थोड़ा H2SO4 में डिसोल्व करेंगे। अब आप बोलोगे यार H2SO4 में हम डिसोल्व कर रहे हैं, H2SO4 तो बनाना है, लेकिन इसका अभी रीजन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म in absorbed in concentrated sulfuric acid to get oleum which is diluted with water to obtain concentrated sulfuric acid। यहाँ पे जब SO3 H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये ओलियम बनाएगा, ठीक है ना। SO3 लिया हमने, H2SO4 लिया, रिएक्शन करवाई तो ओलियम बन गया, और जो ओलियम है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम हमने करवाएंगे तो ये आपको क्या दे देगा, H2SO4 दे देगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या था कि मैंने 1 मोल आपका H2SO4 लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में रिएक्शन में क्या है, 1 मोल H2SO4 लिया, ठीक है।
और जब मैंने 1 मोल लिया तो यहाँ पे मुझे कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल्स, मतलब 2 मोल्स मतलब डबल हो गया ना आपका H2SO4। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने SO3 की रिएक्शन किससे करवाई है? H2SO4 के साथ में। तो ओलियम बना और ओलियम का हमने डाइल्यूशन करवा दिया तो ये मुझे क्या दे देता है? H2SO4। तो यहाँ से मुझे 95 से 98% H2SO4 मिल जाता है। ये इतनी अच्छी यील्ड देता है, इसलिए मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ा है? इस रिएक्शन को मुझे अडॉप्ट करना पड़ा। आई बात समझ में कि हम इस वाली रिएक्शन को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? 96 से 98%, तो मैंने 95 से 98% लिखा है। ठीक है, अच्छी यील्ड यहाँ पे मुझे मिल जाती है। दैट्स व्हाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हमने यूज किया है। अब अगर डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे समझाया जाए तो देखिए, डायग्रामेटिकली मतलब जो आप प्लांट में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन हुई होगी, तो वहां पे आपका किस तरह से क्या स्ट्रक्चर्स आएगा। एक पूरा पायरेटेड बने, मतलब इसमें क्या करा आपने? FeH2 को डाल दिया। अब FeH2 जो हुआ उसको हमने पास किया फिल्टर चेम्बर से, मतलब जो भी डस्ट वगैरह आपकी यहाँ पे आई थी FeH2 में, क्योंकि FeH2 क्या आपका ओर है तो यहाँ पे डस्ट वगैरह इसमें रही होगी, इसलिए इसको पास किया जाता है डस्ट फिल्टर से। फिर उस डस्ट फिल्टर के बाद में हम उसे वॉश करते हैं वाटर से, तो मतलब वॉशिंग टावर जहाँ पे ऊपर से यहाँ पे वाटर से इसे धुला जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ कि FeH2 को डस्ट निकाल दिया। डस्ट निकालने के बाद और भी कुछ अगर उसमें अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज रही होगी तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे उसको पानी से धो लेंगे, इसलिए वॉशिंग टावल। तो अब क्या हुआ? वहां पे नमी आ गई है, तो उस नमी को हमें हटाना है। दैट्स वाई यहाँ पे H2SO4 की ऊपर से बौछार की जाती है। यहाँ पे ड्राइंग टावर यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर हम इसे कॉन्टेक्ट चेम्बर में लेके जाते हैं जहां पर आपका कैटलिस्ट होगा V2O5, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन टावर आ गया H2SO4। यहाँ पे इसने नेक्स्ट प्रोसेस कर लिया। आपका SO2, आपका जो SO3 बन चुका था, उस SO3 को हमने क्या करा? H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा और ये ओलियम बना देगा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? ओलियम बन गया। फिर ओलियम को हमने क्या करा? वाटर के साथ में डाइल्यूट किया था, तो डाइल्यूशन टावर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में यहाँ पे, 1 मिनट वेट सेकेंड बच्चों, ये देखिए इसमें मेरे पास में आ गया है H2SO4। आगे बात समझ में? आयरन पायरेटिस लिया था अपन ने, उसको हमने क्या करना है? गंदगी थी तो उसे रोस्ट किया था, याद आ रहा है? रोस्टिंग ऑफ आयरन पायरेटिस, उससे हमने क्या मिला? SO2 मिला। फिर उसके बाद में हमें इसे क्या करना था? डस्ट फिल्टर चैम्बर, मतलब डस्ट के हटाने के लिए उससे पास किया गया। फिर SO2 हुआ, वॉशिंग टावर से पास किया। फिर वाटर की वजह से नमी आ गई है तो इसे हमने ड्राइंग टावर से पास किया। फिर आपका जो V2O5, मतलब V2O5 के साथ में उनकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई। उसके बाद में आपका एब्जॉर्प्शन टावर, जिसमें हमने क्या किया था? जहां पे हमने जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो गया था तो उसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ में करवाई थी। तो H2SO4 से हमारा ओलियम बन गया था। फिर ओलियम को हमने क्या करा था? डाइल्यूट किया था, जिससे हमें क्या मिल गया था? H2SO4 मिल गया था। तो ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया है। आप बोल सकते हो कि कंप्लीटली हम इंडस्ट्री में या फिर मैन्युफैक्चर या लार्ज स्केल पे कैसे किया जाते हैं, तो ये प्लांट है आपका H2SO4 बनाने का। ठीक है ना? स्ट्रक्चर देख के यहाँ पे जो अंदर जितना मैंने समझाया है वही ये सारी चीजें होगी। कभी आप जाएं H2SO4 किस तरह से बनता है तो इंडस्ट्री में विजिट करके आए और देख के आए। इतना समझ में आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड इज डेंस, ये काफी डेंस होता है, कलर लेस ऑयल होता है, ऑयली लिक्विड होता है ये जनरली, है ना। 1 मिनट, फिर मैं आपके रास्ते में आ रही हूँ इसलिए मैं यहाँ से नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज डेंस, कलरलेस, ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 at room temperature. It freezes at 283 Kelvin and boils at 610 Kelvin. It is soluble in water, but the dissolution is largely exothermic. अगर आप एसिड में वाटर ऐड करते हो तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। Hence, cares is to be taken while preparing on aqueous solution. The concentrated acid must be added slowly to water with constant stirring. हम हमेशा क्या करेंगे कि अगर मुझे इसे डाइल्यूट करना है तो मैं वाटर लूंगी और वाटर में एक एक दो दो ड्रॉप में एसिड के डालती जाऊंगी, तो और कंटिन्यूसली मैं हिलाते जाऊंगी। अगर हमने एसिड में डायरेक्टली वाटर ऐड कर दिया तो आग लग जाएगी। Sulfuric acid is volatile and
Hence, it is used to prepare volatile acid from their corresponding salts. Hot concentrated H2SO4 is moderately strong oxidizing agent. Generally H2SO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर आपने हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आप क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट H2SO4 अगर होता है तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है ना। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके H3PO4 एंड HNO3 के बीच में होती है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। जैसे हमने यहाँ पे पोटेशियम फ्लोराइड लिया, H2SO4 की रिएक्शन करवाई है, लेकिन H2SO4 आपने कंसेंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो ये आपको ट्वाइस HF प्लस K2SO4 देता है। NO3 की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ में कराते हो तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और सोडियम सल्फेट देता है। कॉपर की रिएक्शन तो कॉपर आपके है तो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉपर सल्फेट में H2O प्लस SO2 मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कार्बन लिया है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन CO2 में हो जाता है, राइट। तो ये आपका फिक्स्ड प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ये आपको H2O और SO2 यहाँ पे साथ में दे रहा है। आप देख सकते हो जो रेड है, कॉपर की रिएक्शन मैंने करवाई है तब यहाँ पे H2O और SO2 दिया, फिर कॉपर आपका कार्बन की रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ में करवाई तो आपका H2O एंड SO2 आपका फिक्स्ड मिला है। तो कार्बन से हमें क्या मिल गया यहाँ पे CO2। इट इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या वी नो दैट यहाँ पे एक काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और जहां जहां हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर निकालना होगा, जैसे अल्कोहल से हमने वाटर निकालना था तो हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया था। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एस सल्फर की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाई तो ये क्या करेगा, वाटर यहाँ से निकलता है और आपको थ्राइस SO2 प्लस ट्वाइस H2O दे देता है। ये इतने काम की नहीं है। लेकिन सुक्रोज की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो ये सारा का सारा पानी निकाल देता है और हमें सिर्फ मिल जाता है कार्बन। नेक्स्ट है बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, detergent industry, manufacture of paints pigment, electroplating process, galvanization process, अब manufacture of nitrocellulose, storage batteries and also as a laboratory agent। ये इनके uses थे। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे डाइप्रोटिक होगा या मोनोप्रोटिक होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शंस कौन सी है। तो हमेशा आप ये रट के ना बैठे कि ये 2 हाइड्रोजन या 2 H प्लस देगा इसलिए डाइप्रोटिक होगा, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। अगर ये किसी रिएक्शन में एक ही H प्लस देगा तो मोनोप्रोटिक होगा, और अगर ये 2 हाइड्रोजन देता है तो ये डाइप्रोटिक होगा। तो मेक इट अ पॉइंट कि ये रट के ना बैठे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखिए कि कब ये आपका डाइप्रोटिक होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डाइप्रोटिक, जैसे Ka1 is greater than 10 and KO2 is 1.2 into 10 की पावर -2। इट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ ना कि 2 सॉल्ट बनाएगा, एक बनाएगा हाइड्रोजन सल्फेट एंड एक बनाएगा सल्फेट। तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट में मेरे पास में एक ही H प्लस देगा, है ना, NaHSO4। तो यहाँ पे मेरे पास में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है। तो बच्चों यहाँ पे जब H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, NaHSO4 बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास में बनेगा HSO4 HSO4 माइनस। तो यार इसने एक ही हाइड्रोजन दिया है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोनोप्रोटिक हो जाएगा, मोनोप्रोटिक। आई ना बात समझ में। तो इसीलिए मतलब ये इसकी क्या बोलते हैं, ये मोनोबेसिक होगा या डायबेसिक होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है आपका कि हमारी इक्वेशन क्या है, राइट। तो अगर मेरे पास में दूसरी रिएक्शन हम देखें तो H2SO4 यहाँ पे बनाता है सोडियम सल्फेट, मतलब यहाँ पे दोनों ही इसने H प्लस दे दिए हैं। तो इस केस में मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, डाइप्रोटिक हो जाएगा। क्लियर। फिर लिखा है हमारे पास में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is a strong dehydrating agent. It removes water from organic compound and charged carbohydrate। ये हमें पता है। अल्कोहल से हमने अगर 165 या 170 डिग्री, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि जनरली यहाँ पे जो आपने
एथाइल एल्कोहल से जब आप वाटर निकालते हो तो टेम्परेचर आपको कितना रखना है 170 डिग्री, तो 165 टू 170 डिग्री सेल्सियस रखिए, तो आप यहाँ पे वाटर रिमूव करोगे। फिर अगर मैं सुक्रोज की रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन मिल जाएगा। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। It is less powerful than HNO3 but more powerful than S3PO3 in its oxidation ability. Make it a point. इसके दोनों के बीच में होता है, इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया है। It oxidizes metal and non-metal and it reduced sulfur dioxide. कुछ questions? Sulfuric acid is prepared by Haber's process, contact process, Tikan's process, contact process, है ना? क्या था इसमें, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, V2O5 catalyst. Sulfuric acid is prepared by lead chamber, carbon chamber, oxygen chamber, lead chamber. H2H2O7 is known as oleum, right? कार्बन की रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराएंगे तो ये क्या दे देगा, CO2 दे देगा, SO2 दे देगा, H2O दे देगा, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, CO2 और SO2। जब मैं फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराती हूँ तो देखिए वहां से मैंने सुक्रोज का करवाया था, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, तो आप क्या करोगे, वाटर निकालो, ठीक है ना, H2O निकाल दोगे तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे CO बच जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट।